हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग अपना पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 जो है हम लोगों का जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम्स है, इसका आज हम लोग पार्ट 5 में मेनली क्या कवर करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है, आपका ब्रीदिंग क्या है, सांस श्वसन क्या है, सांस लेना क्या है। आप क्या करते हो इस सांस लेने की प्रोसेस में, क्या करते हो, मेनली ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो। किसके थ्रू? आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेते हो अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू, एंड अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट हम लोगों के बॉडी के अंदर ही बन जाता है, उसको हम लोग अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू इन्वायरमेंट में बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसे ही कहते हैं क्या, ब्रीदिंग। ओके, तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, एब्जॉर्ब ऑफ O2 रिच एयर, एब्जॉर्ब करना O2 रिच एयर्स को एब्जॉर्ब करना एंड रिमूव ऑफ CO2 रिच एयर, और CO2 रिच एयर को रिमूव करना। एब्जॉर्ब क्या कर रहे हो, O2 रिच एयर, तो एब्जॉर्ब ऑफ O2 रिच एयर एंड रिमूव ऑफ CO2 रिच एयर इन इन्वायरमेंट में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में मेनली 2 स्टेप इन्वॉल्व है, एक तो सांस को लेना और एक सांस को छोड़ना। ठीक है, तो जो हम लोग बेसिकली सांस को अंदर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन या इनहलेशन प्रोसेस। यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 प्रोसेस। आपकी ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में मेनली 2 प्रोसेस ही इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन सी प्रोसेस है? पहला है इंस्पायरेशन या इनहलेशन, जो सांस को आप अंदर लेते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहलेशन या इंस्पायरेशन। बात एक ही, चाहे इंस्पायरेशन आ जाए चाहे वो क्या कहते हैं, इनहलेशन, दोनों एक ही चीज है। कहने का मतलब जो हम लोग सांस लेने की प्रोसेस है, अंदर सांस को अंदर लेने की जो प्रोसेस है, उसे बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहलेशन। वही देखो हमने लिखा है, इंस्पायरेशन या इनहलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट इन लंग्स। ओके, एक्सेप्ट ऑफ O2 को एक्सेप्ट करना फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के द्वारा, इन लंग्स, अपने लंग्स के अंदर। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन या इनहलेशन। ओके, एक तो ये आपका ये प्रोसेस इन्वॉल्व है किसमें, आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। एंड सेकेंड जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, एक्सपायरेशन, जिसको हम लोग एक्साहलेशन भी बोलते हैं। एक्सपायरेशन कहो या एक्साहलेशन कहो, बात एक ही है। तो एक्सपायरेशन या एक्साहलेशन प्रोसेस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिमूव ऑफ CO2 बाय लंग्स इन इन्वायरमेंट, रिमूव ऑफ CO2 रिच एयर ना। आप जो CO2 रिच एयर्स को रिमूव कर रहे हो, किसके द्वारा, फ्रॉम लंग्स, अपने लंग्स के द्वारा, इन इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में। तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपायरेशन या एक्साहलेशन। ठीक, तो वो देखो हमने शॉर्ट टर्म में आप लोगों के लिए लिख दिया कि एक्सपायरेशन या एक्साहलेशन प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली रिमूव ऑफ CO2 बाय लंग्स इन इन्वायरमेंट, CO2 को रिमूव करना लंग्स के थ्रू इन्वायरमेंट में। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्साहलेशन या एक्सपायरेशन। ओके, एंड इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट इन लंग्स इज आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन या इनहलेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर बताया है, अभी कल के ही क्लास में हम लोगों ने लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से देखा था। क्या देखा था हम लोग, फिर से रिवाइज करते हैं। जो हमारा लंग्स है, हम लोग के पास 2 लंग्स होते हैं। ये जो लंग्स है, लंग्स जो है एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है। ठीक है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन्स होती है, उससे वो कवर होती है, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। तो प्लूरल जो होता है, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स की आउटर कवरिंग होती है बेसिकली। तो जो प्लूरल है, ये जो आपका प्लूरल पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट है आपका लंग्स का, मेनली 2 होता है। एक जो लंग्स को अंदर से कवर किए हुए है और एक जो लंग्स को बाहर से कवर किए हुए है। तो ये देखो बेसिकली आपका जो हमने कल बताया था, ये आपके लंग्स है। लंग्स का जो बाहर वाला आपका प्लूरा होता है उसे बोलते हैं क्या, पेराइटल प्लूरा।
पेराइटल प्लूरल मतलब जो बाहर वाला प्लूरल है, ओके। एंड जो अंदर वाला है तो उसे बोल दिया क्या, विस्सीरल प्लूरल। ये कवरिंग होती है, ये आपकी मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके लंग्स को कवर किए हुए होती है। तो बाहर वाली जो कवरिंग है उसे बोलेंगे क्या, पेराइटल प्लूरल। एंड जो अंदर वाली कवरिंग है उसे क्या बोलेंगे, विस्सीरल प्लूरल, ओके। एंड आपको पता है जो आपका पेराइटल प्लूरल है जो कि बाहर की कवरिंग है, एंड जो आपका विस्सीरल प्लूरल है जो कि अंदर वाली है, तो इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस फील होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ओके। तो प्लूरल फ्लूइड भी होता है। प्लूरल फ्लूइड का इम्पॉर्टेंट वर्क ये होता है कि ये आपके लंग्स को प्रोटेक्शन का काम देती है, ओके, प्रोटेक्शन का वर्क करती है आपके लंग्स के लिए। एंड देखो ये जो प्लूरल कैविटी हमने लिखा हुआ है, प्लूरल कैविटी में ही आपका फील होता है क्या, प्लूरल फ्लूइड, ओके। एंड नीचे क्या है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के ऊपर हम लोग का लंग्स प्रेजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि लंग्स आर प्रेजेंट थोरैसिक कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के किस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी में। क्यों, क्योंकि डायाफ्राम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, ओके। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जो आपके लंग्स है ना, स्पेशली जो आपके लंग्स हैं, लंग्स आपके रिब्स से कवर होते हैं। रिब्स का मतलब होता है पसलियां ना, पसलियां वर्ड तो आप लोग सुने होंगे ना। तो जो रिब्स होती हैं ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये रिब्स आपकी जो है ये आपके लंग्स को क्या करती है, कवर किए हुए। जैसे कि आपका लंग्स है, लंग्स को ऐसे ऐसे बहुत सारी रिब्स आके उसको कवर किए हुए हैं, और इन रिब्स के बीच में आपके क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ओके। तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है, बेसिकली इंटरकॉस्टल मसल्स ऐसी मसल्स जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब ये आपकी रिब्स है, ये सारी रिब्स है, रिब्स का मतलब जो पसलियां होती है जो कि आपके लंग्स को एंड हार्ट को क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। हड्डी होती है, बोन्स ही होती हैं, रिब्स क्या है आपकी, ये पसलियां जो बोन्स ही होती हैं, ये आपके लंग्स को एंड आपका जो ये है हार्ट ना, कहने का मतलब थोरैसिक कैविटी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको कवर करने का काम करती हैं रिब्स, ओके। तो रिब्स के बीच में भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस मसल्स को कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ओके। ये हमने ब्लू पेन से मार्क किया हुआ है। वही चीज देखो हमने यहाँ पे लिखा है, नोट में डाल के, इंपॉर्टेंट से ये टर्म आपको समझना, तभी आप अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अच्छे से समझ सकते हो। देखो, that muscles are present between ribs is also known as intercostal muscles। ऐसी मसल्स जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट है उन्हें बोलेंगे क्या, इंटरकॉस्टल मसल्स। एंड रिब्स क्या होती है, देखो रिब्स वर्ड जहाँ यूज होगा, रिब्स मतलब कॉस्टल, जैसे कॉस्टल वर्ड जहाँ यूज हो तो समझ लो वो रिब्स से रिलेटेड है। हम आपको हमेशा बताते चलते हैं कि आपके फिजियोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे रिब्स अगर वर्ड यूज हो गए, कॉस्टल वर्ड, तो कॉस्टल का मतलब होता है रिब्स से रिलेटेड है। रिब्स का मतलब आपकी पसलियां की जो हड्डी होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके लंग्स एंड आपके हार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये रिब्स जो है आपके लंग्स एंड आपके हार्ट को प्रोटेक्शन का काम करती है ना, प्रोटेक्शन का वर्क करती है उनके लिए। देखो नेक्स्ट क्या है, कॉस्टल मतलब रिब्स ही है, और रिब्स आपके क्या है, जो कि आपके लंग्स को एंड आपके हार्ट को क्या करती है, कवर करती हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, बेसिकली ऐसी मसल्स जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है उन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो है जो रिब्स के अंदर प्रेजेंट है मसल्स उन्हें बोल देते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो रिब्स के बाहर प्रेजेंट है उन्हें बोल देंगे क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो दो होंगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। अब देखो ये जो आपने पढ़ा, अभी तक हमने जो डिटेल में बताया इसलिए बताया कि यही दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपके ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को कंप्लीट करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो डायाफ्राम। आपके इम्पॉर्टेंट रोल्स की बात करें कि जो आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट कौन है, तो वो आपका सबसे पहले तो डायाफ्राम, ये जो डायाफ्राम है। एंड नेक्स्ट आता है ए सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स, ए सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स जो कि प्रेजेंट है आपके रिब्स के बीच में। तो इन मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है द कंप्लीट करने के लिए द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो वो कौन कौन से सेट ऑफ स्पेशल मसल्स जो हैं,
हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ई से क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब कॉस्टल मसल है, कॉस्टल का मतलब क्या होता है, रिब्स, रिब्स की जो मसल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज, एक तो डायाफ्राम, एक सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स जो कि क्या क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मिलके आपके ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। ओके, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, देन हम लोग डिटेल पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक, तो नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द mechanism of inspiration, that is also known as inhalation, and the mechanism of expiration, that is also known as exhalation. ओके, तो इसका आप लोग पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कवर करने वाले थे नेक्स्ट टॉपिक में अपने, तो हम लोग देखने वाले थे ये जो आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग करने का मतलब सांस लेने की प्रोसेस है, इसमें मेनली दो प्रोसेस आपके इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सा, एक तो इंस्पायरेशन या जिसको हम लोग इनहलेशन प्रोसेस कहते हैं, एंड एक होता है एक्सपायरेशन जिसे हम लोग एक्सहालेशन ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जो पहला टाइप ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस है, दैट इज आल्सो नोन एज इंस्पायरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आपका जो ये पहला प्रोसेस है ब्रीदिंग प्रोसेस का, जो पहला प्रोसेस है इंस्पायरेशन, ये देखो लिखा ना हमने, इंस्पायरेशन या इनहलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बेटा निगेटिव प्रेशर इनहलेशन भी कहते हैं। निगेटिव प्रेशर इनहलेशन या निगेटिव प्रेशर इनहलेशन भी कहते हैं। जो आपकी ब्रीदिंग मैकेनिज्म प्रोसेस में पहला मैकेनिज्म प्रोसेस है, कौन सा है वो, द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इनहलेशन। इसको हम लोग निगेटिव प्रेशर इनहलेशन भी कहते हैं। ओके, तो क्यों कहते हैं, अभी हम लोग इसको आगे देखते हैं कि आखिर इसको क्यों कहा जाता है निगेटिव प्रेशर इनहलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस मैकेनिज्म को समझने के पहले एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने लंग्स का, क्योंकि जो आपका इस प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं वो तो मेनली दो हैं। कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले आपका डायाफ्राम है और एक आपकी जो है मसल्स, जो लंग्स की मसल्स है, कहने का मतलब जो लंग्स में रिब्स प्रेजेंट है, उस रिब्स की जो मसल्स हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि जो हम लोगों के ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें मेनली आपके दो चीज ही इन्वॉल्व है, एक तो आपका डायाफ्राम है एंड सेकंड आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स। एंड ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती हैं, दैट टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, एंड रिब्स जो है, रिब्स दैट इज आल्सो नोन एज कॉस्टल। ओके, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। हमने लिखा है कि इन द प्रोसेस ऑफ इनहलेशन द टू टाइप मसल्स आर अंडरगोस टू कॉन्ट्रैक्ट या सेपरेटिंग। जब ये प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस, आपकी इंस्पायरेशन की, ठीक है, सांस लेने की प्रोसेस। जैसे आप जब सांस लेते हो, सब लोग एक बार प्रैक्टिकली करो एक बार, जैसे कि हम करें, जैसे सांस लो, आप जब भी सांस लेते हो तो आपका क्या होता है, थोरेसिक कैविटी क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिक कैविटी कहने का मतलब आपका जो डायाफ्राम है इसके साइज में इंक्रीज हो जाती है। ये जो आपका डायाफ्राम ऐसे है, कहने का मतलब ये जो आपका डायाफ्राम है इसके साइज में इंक्रीज हो, डायाफ्राम आपका अभी ऐसे है ना राउंड में, डायाफ्राम ऐसे आपका सीधा हो जाएगा एकदम। जब भी आप सांस लोगे तो डायाफ्राम के वॉल्यूम में हम क्या करें, तो उसके डायाफ्राम के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजिंग देखने को मिलती है जब हम सांस को लेते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है स्पेशली कि इन द प्रोसेस ऑफ इनहलेशन, इनहलेशन की प्रोसेस में द टू टाइप्स मसल्स आर अंडरगोस टू कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है सेपरेटिंग, अलग हो जाना। तो इसमें जो टू टाइप्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सेपरेटिंग हो जाती है। और वो कौन कौन सी मसल्स है बच्चों,
पहला है एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स। आपके रिब्स के जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स हैं, हमने बताया था ना कि जो आपकी ये इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स ये दो होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो जो आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में, वो भी कौन सी प्रोसेस में, इंस्पायरेशन में क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, देखो वही हमने लिखा है कि एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स ऑफ रिब्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड डायाफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपको ये समझना है कि जैसे ही आप ये जो इनहेलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ठीक, कहने मतलब जैसे ही आप सांस लेते हो, सांस लो, जैसे ही सांस लेते हो आपकी चेस्ट वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, अपवर्ड। कहने का मतलब अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, आपकी थोरेसिक कैविटी का पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसका मतलब डायाफ्राम की साइज में इंक्रीजिंग हो जाती है। तो डायाफ्राम जो कि यहाँ पे गुंबद के आकार का था, जब उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है तो आपका जो थोरेसिक कैविटी का पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट दो चीज होती है, एक जो डायाफ्राम एंड एक आपकी ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं रिब्स के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो वही हमने लिखा है कॉन्ट्रैक्शन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि रिब्स की मसल्स जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो रिब्स राइज अपवर्ड या आउटवर्ड। वही हमने अभी आपको समझाया कि जैसे ही आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब्स आपकी ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। रिब्स कहने मतलब वही जो आपका चेस्ट वाला रीजन है, सांस लेते हो ना, वैसे ही आपका चेस्ट वाला रीजन क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आउटवर्ड या अपवर्ड की तरफ ये मूव कर देते हैं। तो वही हमने देखो लिखा है बेटा, रिब्स राइज अपवर्ड या आउटवर्ड। ठीक, एंड सेकेंड जो है वो डायाफ्राम। और डायाफ्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डायाफ्राम का जो हम लोग का साइज है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो वही हमने लिखा है बच्चा कि इंक्रीज द वॉल्यूम, जो आपकी डायाफ्राम की वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज हो जा रही है। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने जैसे ही सांस अंदर लिया अंदर, तो इसमें क्या होता है, डायाफ्राम की वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हो जाएगी, डायाफ्राम की शेप एंड साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड आपका जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनमें भी आप देखोगे तो ये अपवर्ड या आउटवर्ड की तरफ उठती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अपवर्ड करने का मतलब ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देती हैं। तो ये तो था कॉन्ट्रैक्शन वाला रीजन। और आपको पता है जैसे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आप लोग पढ़ते हो, साइंस साइड के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम। ओके, अगर आपको वॉल्यूम में इंक्रीजिंग दिख रही है तो प्रेशर आपको कम, मतलब वहाँ प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा। प्रेशर की मतलब वो अगर अमाउंट की बात करें तो वहाँ प्रेशर कम होगा। तो वही हमने लिखा है कि आपका वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट मीन्स इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन प्रेशर इज डिक्रीज। अगर आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, और अगर आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ये ध्यान देना, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम में अगर इंक्रीजिंग दिख रही है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इस केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, अभी हमने बताया कि जैसे ही ये प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन की तो इसमें दो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एक तो आपकी रिब्स की मसल्स या जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। तो ये इसमें भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये आउटवर्ड या अपवर्ड की तरफ मूव कर जाती हैं ना। एंड सेकेंड जो मसल्स है वो हमने क्या देखा, जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम की शेप साइज एंड इंक्रीज ये वॉल्यूम में इंक्रीजिंग हो जाती है। तो अगर हमारे डायाफ्राम की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर क्या होगा, लंग्स में प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ये
फार्मूला पढ़ा ना कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपने देखा कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज, या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हमने, पहले वाले केस में हमने देखा कि जैसे ही हमने इंस्पायरेशन की प्रोसेस की तो हमारा डायाफ्राम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। तो जब डायाफ्राम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे लंग्स में प्रेजेंट प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है बच्चा कि वी रिड्यूस एयर प्रेशर इन लंग्स। हम लोग अपने लंग्स में एयर प्रेशर को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो एयर रीचेज इन लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ही हम लोग अपने एयर प्रेशर को कम करते हैं ना लंग्स में, वैसे ही इन्वायरमेंट से एयर हम लोग के लंग्स में अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला केस आप लोगों को समझना है कि वी रिड्यूस एयर प्रेशर इन लंग्स। जैसे ही लंग्स में हम लोग एयर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, सो एयर रीचेज इन लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। वैसे ही एयर जो है आउटसाइड से हम लोग के लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक। निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन। अब ये समझना है कि हम लोग को ये जो मैकेनिज्म है इसको निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन क्यों कहते हैं। ओके। तो देखते हैं क्यों कहा जाता है ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, इसको निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन क्यों कहा जाता है। तो इसलिए निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन, इसका रीजन ये है बच्चों कि इनसाइड द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो एयर रीचेज इन। ओके। कहने का मतलब ये है, मिला जुला के सब आपको बस ये समझना है बेटा कि जैसे ही आप लोग इनहेलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हो, आपका डायाफ्राम की वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाती है, डायाफ्राम आपका बढ़ जाएगा। जैसे ही डायाफ्राम आपकी बढ़ती है तो जो आपके कॉस्टल मसल है, कॉस्टल मसल्स हैं जो, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जैसे ही उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो अगर आपकी क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है वैसे ही इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों के लंग्स के अंदर आ जाती है। अब इसका रीजन ये है कि इसको हम लोग निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन क्यों कहते हैं। आपको पता है कि निगेटिव इनहेलेशन, इसको निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें प्रेशर हम लोग के लंग्स में क्या है, रिड्यूस है, कम है। ठीक है ना, एज द कंपेयर ऑफ इन्वायरमेंट। ओके। और आपको अच्छे तरीके से पता है कोई भी चीज का, जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़ा था क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमने आपको समझाया था ना, कोई भी चीज की मूवमेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। किसी भी चीज की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी ग्रेडियंट हो तो उस ग्रेडियंट की मूवमेंट की बात करें तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अगर आपका प्रेशर लंग्स में कम है और इन्वायरमेंट में ज्यादा है तो ऑक्सीजन जो गैसें हैं, मतलब सपोज कोई भी गैस है, जो गैस आपको लेना ऑक्सीजन ही, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है आपका, लोअर कहाँ देखने को मिल रहा है, आपके लंग्स में, और हायर का एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट से आपके लंग्स में क्या कर जाएंगे, वो इंटर कर जाएंगे। तो क्या हो रहा है, मतलब बढ़ते हुए से घटते हुए में किसी चीज का दिख रहा है ना, कहने का मतलब कोई चीज आपका बढ़ते हुए से घटते हुए चीज की तरफ जा रहा है, मतलब ज्यादा से कम। तो ज्यादा से कम मतलब निगेटिव ही तो हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन। ओके। इसीलिए इनहेलेशन को बोला जाता है निगेटिव प्रेशर। ओके। नेक्स्ट देखो, निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन इनसाइड द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। और क्यों प्रेशर कम है, क्योंकि भैया वॉल्यूम जो है वो हमारे डायाफ्राम का ज़्यादा। अगर डायाफ्राम का वॉल्यूम ज़्यादा तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम। ठीक।
सब मिला जुला के ये कहने का मतलब है, अगर आपका डायाफ्राम का शेप, साइज, वॉल्यूम बढ़ रही है तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा आपके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन तुरंत आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी। ठीक, और क्यों आपके इन्वायरमेंट से अंदर आ जाएगी लंग्स के? क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है और किसी भी चीज की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो जब आपका इन्वायरमेंट में हाई कंसंट्रेशन है और आपके लंग्स में लो कंसंट्रेशन है तो वो आपके इन्वायरमेंट से लंग्स में क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक, तो ये रीजन है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, निगेटिव प्रेशर इनहेलेशन। ओके, देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि हाउ डू लंग्स इंक्रीज दियर साइज ना, आपकी लंग्स जो है इनहेलेशन की प्रोसेस के समय अपनी साइज को इंक्रीज क्यों कर लेती है? देखो, जब भी सांस आप अंदर लेते हो तो आपका चेस्ट रीजन क्या है, वो अपवर्ड हो जाता है, मतलब ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, तो साइज कहने का मतलब साइज जो है उसकी बढ़ जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वही देखो हमने लिखा है कि हाउ डू लंग्स इंक्रीज दियर साइज, लंग्स अपनी साइज को इंक्रीज क्यों कर लेती है आपके इस प्रोसेस में, इंस्पायरेशन की प्रोसेस में। तो इसका रीजन ये है बच्चों कि बिकॉज इफ द साइज ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज इंक्रीज्ड, सही बात है, हमारी थोरेसिक चैम्बर की तो जो हमारी चेस्ट रीजन है थोरेसिक चैम्बर ही है, तो जैसे ही थोरेसिक चैम्बर की साइज इंक्रीज होगी अल्टीमेटली अपने लंग्स की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डू लंग्स इंक्रीज दियर साइज, लंग्स अपनी साइज को इंक्रीज क्यों, कैसे करते हैं ना, हाउ को मतलब कैसे, तो हाउ डू लंग्स इंक्रीज दियर साइज, तो इसका रीजन ये है कि बिकॉज इफ द साइज ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज इंक्रीज्ड, अगर आपकी थोरेसिक चैम्बर की साइज इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली लंग्स की साइज भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनहेलेशन ब्रीदिंग प्रोसेस को हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक, जो आपकी इनहेलेशन ब्रीदिंग प्रोसेस है इसको हम लोग एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। अब एक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, जब सांस लेते हैं तो एनर्जी लगाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि इनहेलेशन ब्रीदिंग प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी आर यूज्ड ऑफ एनर्जी एटीपी फॉर द क्रिएटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, फॉर द क्रिएटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सही बात है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, तो हम लोग एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एनर्जी का जो यूज करते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, एक्टिव प्रोसेस। ओके, तो आई होप आज का ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन है आपको समझ में आया होगा, एंड ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का। आपका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, इंस्पायरेशन एंड इनहेलेशन या एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन, दोनों की मैकेनिज्म प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि ये जो इंस्पायरेशन है क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से अपने लंग्स के पास ले आते हैं। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसके मैकेनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए आपके दो ऑर्गन्स काम आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो डायाफ्राम और एक की आपकी जो रिब्स की मसल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक, तो देखो होता क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, इस प्रोसेस में होता ये है कि आपके जैसे ही जो आपका डायाफ्राम है, आप जैसे ही सांस लेते हो तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दो चीजों की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखो हमने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए लिखा है कि इसमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक डायाफ्राम की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो इस केस में रिब्स राइज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जो आपकी रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं या बाहर की तरफ निकल
निकल जाती हैं। ठीक, तो आपने देखा जब भी सांस लेते हो चेस्ट रीजन हम लोग क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, तो इसका यही रीजन है कि हम लोग के जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एंड सेकेंड जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है वो डायाफ्राम, और डायाफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनकी जो वॉल्यूम है, उनकी जो शेप साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही आपकी डायाफ्राम की वॉल्यूम शेप साइज उसका इंक्रीज होता है, वैसे ही आपके लंग्स में प्रेजेंट जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर आपके लंग्स में कम होता है तो आपका जो इन्वायरमेंट की प्रेशर है वहाँ हाई है, और आपके लंग्स में जो प्रेशर है वो कम है। तो इन्वायरमेंट से आपकी जो गैसें हैं वो आपके लंग्स में आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चीज़ की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, तो यही इसमें रीजन है, देखो लिखा हुआ है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो तो प्रेशर डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज। तो ये हमने अच्छे से आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट बनाया हुआ है वर्ड टू वर्ड, एंड अच्छे से इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लो एंड नोट्स बनाओ। एंड अनदर टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। ओके, तो आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।